वक्त बताया, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कोई बहुत ज़्यादा अच्छा या बेहतर कोई रिजल्ट इनके पक्ष में निकल आया नहीं। मुख्य मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस दिखाई पड़ा है और ऐसा मान के चला जा रहा है कि इस चुनाव में भी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी दिखाई पड़े हैं। दुष्यंत चौटाला से उम्मीद थी कि वो कुछ बेहतर कर पाते, लेकिन जिस तरह से उन्होंने किसानों को लेकर बयान दिया, फिर बीजेपी से वो अलग हो गए, तो ऐसे में उनका जो जन आधार है वो लगातार खिसका है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। हरियाणा में जाट राजनीति चरम पर पहुंचती है जब चुनाव नजदीक आ जाता है। जाट को साधने के लिए ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी, बल्कि तमाम पार्टियां जद्दोजहद में लग जाती हैं। जाट आबादी की बात करें तो 22 से 25% नजर आती है और इसी को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव प्रचार के दौरान कई बड़े दावे और वादे करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब यही भारतीय जनता पार्टी जाटों के बीच में फंस चुकी है और इसी आधार पर कहा जा रहा है कि क्या लोकसभा चुनाव में पिछड़ना तो क्या विधानसभा चुनाव में हार भी तय मान ली जाए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत एक बड़ा बयान किसानों पर दे देती हैं, क्या ये मुद्दा भी अब हरियाणा में तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा? क्या किसानों के हित में कोई काम भारतीय जनता पार्टी का ना करना, क्या ये मुद्दा भी अब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को घेर लेगा? जाट, किसान और मुस्लिम क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और क्या इनका वोट मिलना अब भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं। वरिष्ठ सहयोगी मेरे अमन सर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से जाट, मुस्लिम और किसान नाराज है और यही वजह बनेगी कि भारतीय जनता पार्टी इस बार हरियाणा में हार का सामना करेगी। क्या लगता है आपको? देखिए नाज़मीन, जिस तरह की बातें कांग्रेस पार्टी कर रही है, जिस तरह का अपने लिए माहौल बनाने का प्रयास कर रही है, देखिए मुस्लिमों की बात करें तो 9% के आसपास नजर आते हैं। वहीं जातिगत जनगणना जो उसकी बात करें हम समीकरण की, तो यहाँ पर जिस तरह से जाट और जो SC ST हैं ये 50-52% के आसपास नजर आते हैं। तो तमाम समीकरण, तमाम बातें हैं, लेकिन देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस पार्टी क्या खुद में इतनी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रही कि उसको लग रहा है कि हम अब चुनाव जीत चुके हैं, चुनाव हमारी झोली में आ गया, सत्ता हमारे पास आ गई है। अगर इस तरह का उनको अभी से अगर कह सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट है, आती आत्मविश्वास है, तो कहीं ये उनके ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर ना आ जाए। आप देखिए कि बीजेपी जरूर लोकसभा चुनाव में हारी है, लेकिन इतनी बुरी हार नहीं हुई है कि वो अपनी जो कह सकते हैं 10 में से 5 सीटें भी नहीं बचा पाई। आपने देखा है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी लगभग बराबर पे आकर खड़ी हुई है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी सिर्फ अति आत्मविश्वास का कह सकते हैं कि परिचय देगी या अति आत्मविश्वास डूबी रहेगी, तो ये उसके लिए मेरे ख्याल से मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बीजेपी पलटवार कर सकती है। और अभी भी अगर देखा जाए तो बीजेपी के पास ऐसे लोग हैं जो लगातार बीजेपी की जो नैया है उसको पार लगा सकते हैं। आप देखिए, राव इंद्रजीत हो, अनिल विज हो, खट्टर हो या नायब सिंह सैनी हो, ये बड़े बड़े नाम है। अगर एक साथ मिलकर चलेंगे तो यहाँ पर बीजेपी के लिए राह आसान भी कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो आप देखिए, शैलजा की राह अलग नजर आती है, वो खुद CM बनना चाहती हैं, बयान उनके इस तरह के सामने आ रहे हैं। वहीं दीपेंद्र हुड्डा की बात करें तो वो अलग रास्ते पर नजर आते हैं। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो ये ऐलान कर दिया गया है कि अब सांसद चुनाव नहीं लड़ पाएंगे विधानसभा का, तो क्या मुश्किलें अब यहाँ पर कुमारी शैलजा की बढ़ चुकी हैं? देखिए, सिर्फ शैलजा की नहीं है, दीपेंद्र हुड्डा की आप बात करिए, वो भी सांसद हैं, तो जाहिर बात है कि यहाँ पर आपस में तालमेल बिगड़ेगा। क्योंकि अगर होड़बाजी की मैं बात कर रहा था कि अगर आपस में इस तरह होड़बाजी रहेगी, आपस में इस तरह से गुटबाजी रहेगी, एक दूसरे के साथ में मतभेद रहेंगे, नाराजगी रहेगी, तो कांग्रेस पार्टी जैसा सोच रही है कि बीजेपी को हराना उनके लिए कह सकते हैं बकरी के बच्चे के पकड़ने के जैसा। लेकिन आप ये मत भूलिए कि बीजेपी अभी भी ताकतवर है और जिस तरह का उनका रुख रहा है अमित शाह से लेकर PM मोदी तक और तमाम बड़े नेता जब वहाँ पर जन आंदोलन, जो जन समर्थन जुटाने का प्रयास करेंगे, रैलियां करेंगे, एक तरीके से चुनाव का माहौल बनाएंगे, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को संभलना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस पार्टी इसी मुगालते में रह जाए कि भाई हम तो चुनाव जीत रहे हैं, घर बैठ जाए और आपस की गुटबाजी जो वैसी नजर आए। क्योंकि देखिए, चुनाव आप जीतते हैं आपस के तालमेल से, नेताओं के सहयोग से। अगर नेता ही आपस में नाराजगी प्रकट करेंगे, आप देखिए लगातार उत्तर प्रदेश में चुनाव जो हारे हैं उसमें जो बीजेपी के लोग ही हैं वो ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई जो 37 सीटें सपा ने जीती और हमारी सीटें जो आधी हुई उसका कारण हमारी जो टॉप की लीडरशिप है उसने जो इनिशिएटिव लेना चाहिए था वो इनिशिएटिव नहीं लिया, इसी वजह से हमारी हार हुई है। तो यही कुछ कांग्रेस पार्टी के साथ में भी ना हो जाए कि सब अपने अपने रास्ते पर
नजर आए और यहाँ पर बाजी जो है एक बार फिर से बीजेपी के हाथों में जाती हुई दिखाई पड़ जाए। सर देखिए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जरिए कहा जाता है कि सीएम चेहरा वही होंगे। कुमारी सैलजा अपने आप में एक तरीके से सीएम पद को लेकर दावेदारी ठोकती हुई नजर आती है। इसी आधार पर कहा जा रहा था कि विधानसभा चुनाव लड़ते हुए सांसद नजर आ सकते हैं। अब मौका ही कहीं ना कहीं एक तरीके से बंद कर दिया गया है, तो अब क्या कोई कदम कुमारी सैलजा के जरिए उठाया जा सकता है, क्योंकि वैसे ही गुटबाजियों के चलते नाराजगी देखने को मिल रही थी। देखिए नाज़मीन, अगर सोचा जाए तो यहाँ पर कुछ दिनों पहले हमें जो तस्वीर देखी, जो वीडियो सामने आया, उसमें देखा गया कि उसमें शैलजा हों या कह सकते दीपेंद्र हुड्डा हों या और तमाम बड़े जो लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी, एक मंच पे बैठे हुए नजर आए और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की जीत बताई जा रही थी कि चलिए तमाम जो अपने मतभेदों को भुलाकर, तमाम अपनी बातों को भुलाकर एक मंच पे नजर आए। लेकिन आखिर में क्या ऐसी वजह है जो लगातार ये बता रही है कि क्या वाकई में ऐसा होना चाहिए, क्या वाकई में जो चुनावी मैदान के अंदर भी सब चीज़ वैसी नजर आएंगे, ऐसी नजर नहीं आएंगी, तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए हार है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी लगातार जिस तरह से अभी फिलहाल खामोश है लेकिन माहौल बनाने का प्रयास कर रही है, तो ऐसे में बीजेपी की चाल को समझना पड़ेगा। 10 साल तक लगातार सत्ता में है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी अति आत्मविश्वास का शिकार हुई तो कहीं उसका सपना जो सत्ता में आने का कहीं फिर से टूटता हुआ नजर आ जाए। तो ऐसे में तमाम चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं बनानी पड़ेंगी, बतानी पड़ेंगी। कांग्रेस पार्टी को अपना जो कह सकते हैं संगठन, उसको मजबूत करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर वो जो हरियाणा की सत्ता उसके ऊपर कब्जा करती हुई दिखाई पड़ेगी। सर, उत्तर प्रदेश की 2 पार्टियां हैं जो चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आई और हमने गठबंधन भी देखा है। जजपा के साथ यहाँ पर असपा का गठबंधन हमने देखा और इनेलो के साथ हमने बसपा का गठबंधन देखा। गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। चर्चा ये हो रही है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जाट वोट बैंक को साधने के लिए जयंत चौधरी का इस्तेमाल करती हैं। 2 टिकट दी जाती हैं, 2 सीटें दी जाती हैं लोकसभा में और जीत भी हासिल करते हैं। अगर हरियाणा में अगर जयंत चौधरी की पार्टी को भी कुछ सीटें देकर भारतीय जनता पार्टी उतारती है तो चुनाव जीतना क्या आसान हो सकता था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक कोई सहमति नहीं बन रही है कि किसी को टिकट देंगे या नहीं देंगे या किसी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश से अगर हरियाणा में आ जाते हैं, क्या बदलाव भारतीय जनता पार्टी के लिए होता? देखिए बिल्कुल प्रचार प्रसार शायद करेंगे, वो जाहिर बात है कि जाट चेहरा है और वाकई में उत्तर प्रदेश के पश्चिम में काफ़ी दबदबा भी उनका है, तो ऐसे में अगर बीजेपी उनका इस्तेमाल करती है चुनाव में तो शायद बीजेपी के लिए फ़ायदा हो। लेकिन सीटों की जहाँ तक बात है तो अभी तक ऐसा कुछ निकल कर सामने आया नहीं है, ऐसा कुछ कह सकते हैं कि बयान ना तो बीजेपी की तरफ से आया ना जयंत की तरफ से आया। तो आप ये मानकर चलिए कि जयंत जो है वो बीजेपी के लिए प्रचार जरूर करेंगे। अब ऐसे में कितना इम्पैक्ट इसका क्रिएट होता हुआ नजर आता है तो उस समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जयंत का आपने जिक्र किया है तो उत्तर प्रदेश में वो अपनी राजनीति में खुश है, मुझे ऐसा लगता है, और लगातार जो पश्चिम उत्तर प्रदेश उसमें अपने आप को मजबूत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी कि यहाँ पर अभय चौटाला का जिक्र हम कर लेते हैं इनेलो की तरफ से। उनका दावा है कि भारतीय जनता पार्टी नारा लगाती हुई नजर आई थी कि 70 पार होगा, 70 पार होगा, और इस बीच में मनोहर लाल खट्टर भी एक बड़ा चेहरा हरियाणा में एक वक्त पर नजर आए थे, सीएम कुर्सी पर काबिज हुए थे। आज मनोहर लाल खट्टर को ही भारतीय जनता पार्टी किनारे लगाती हुई नजर आ रही है। अभय चौटाला का दावा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुड्डा भी अब 70 पार का नारा लगा रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं अब साइड होते हुए नजर आएंगे। अभय चौटाला का दोनों पार्टियों पर आरोप और गठबंधन के तहत सरकार बनाने का दावा क्या मुमकिन हो पाएगा? देखिए अभी सब नाज़मीन दावे कर रहे हैं। अभी आप अगर आज़ाद समाज पार्टी से कहेंगे तो वो भी कहेंगे 20 में से 15 सीटें हमारी आ रही हैं। आप अगर जेजेपी से बात करेंगे तो कहेंगे 70 में से 50 सीट हमारी आ रही है। तो ऐसे सभी जो भी लोग हैं, चाहे अभय चौटाला हों या फिर दुष्यंत चौटाला हों, मायावती हों, आज़ाद हों, तमाम जो दल हैं छोटे छोटे, वो यही बात कह रहे हैं कि भाई जितनी भी सीटें हमें दी जा रही हैं उसमें से आधे से अधिक हम जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सब दावे होते हैं और देखिए कोई भी अपने आप को पीछे नहीं रखना चाहता। सब यही सोचते हैं किस तरह से आगे की लाइन में खड़ा हुआ जाए, आगे की जो पंक्ति की राजनीति है वो की जाए। तो अब ऐसे में कितना फ़ायदा इनको मिलेगा ये तो खैर वक्त बताया, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कोई बहुत ज़्यादा अच्छा या बेहतर कोई रिजल्ट इनके पक्ष में निकल आया नहीं। मुख्य मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस दिखाई पड़ा है और ऐसा मान के चला जा रहा है कि इस चुनाव में भी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जो छोटे छोटे दल हैं जो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते थे उनका फिलहाल कोई जनाधार बचा नहीं है। दुष्यंत चौटाला से उम्मीद थी कि वो कुछ बेहतर कर पाते, लेकिन जिस तरह से उन्होंने किसानों को लेकर बयान दिया, फिर बीजेपी से वो अलग हो गए, तो ऐसे में उनका जो जन आधार है वो लगातार खिसका है और ऐसा लगता है कि उनका जो जनाधार है उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को होता हुआ दिखाई पड़ेगा। जनाधार तो भारतीय जनता पार्टी का भी खिसकता हुआ नजर आया है। यही मुद्दे हैं और यही मुद्दे अब विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का दावा कि तीसरी बार भी सरकार बनाएंगे, क्या ये मुमकिन हो पाएगा? इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।